हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फूड न्यूट्रिशन हेल्थ एंड फिटनेस। सबसे पहले हम बात करेंगे फूड की। तो फूड को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, जिसको जब हम स्वेलो करेंगे बॉडी के अंदर वो डाइजेस्ट होगी, एसिमिलेशन होगी उसकी बॉडी से, यानी एनर्जी वगैरह जो है वो रिलीज़ होगी। तो वो बॉडी को क्या प्रोवाइड करेगा? कुछ असेंशियल सब्सटेंसेस जिनको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। यानी फूड क्या हो गया? कोई भी चीज़ चाहे सॉलिड हो लिक्विड हो, जब जब बॉडी के अंदर जाए तो बॉडी को क्या जो है वो प्रोवाइड करे? न्यूट्रिएंट्स। तो उसको हम क्या बोलेंगे? फूड। अब कहता है कि न्यूट्रिएंट्स क्या हो गए, यानी जो बॉडी के अंदर असेंशियल सब्सटेंसेस हैं, आगे उनकी हम बात करेंगे। अब कहते हैं कि ग्रोथ जो है वो क्या है कि सारी फूड जो है वो क्या है? बेसिक नेसेसिटी है लाइफ की, यानी बुनियादी ज़रूरत है। क्योंकि खाना जो है वो हमें क्या करेगा कि एनर्जी सप्लाई करेगा, क्योंकि बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस होने हैं और जितने भी वो फंक्शंस होने हैं उनके लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? फूड से मिलेगी। तो फूड जो है वो एक तरह का फ्यूल है बॉडी के लिए। उसके अलावा जो वहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, उनकी जो ग्राउथ रिपेयर होगी उसके लिए भी जो एनर्जी चाहिए, जो मटेरियल चाहिए, जो जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो फूड से आएंगे। और उसके अलावा कहता है कि फूड हमारी बॉडी को डिजीज़ से भी प्रोटेक्शन करेगा, बिकॉज फूड के अंदर डिफरेंट विटामिन मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि बीमारियों से लड़ने में भी हेल्प करते हैं। उसके अलावा जो डिफरेंट बॉडी के फंक्शंस हैं उनको रेगुलेट करेगा। सॉरी। नेक्स्ट जो है, अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो कहता है कि न्यूट्रिशन को हम डिफाइन कर सकते हैं एज साइंस ऑफ फूड्स न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस दे कंटेन। यानी खाने के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं या उसके अलावा खाने में अगर कोई और सब्सटेंसेस हैं उनकी भी हम जो है न्यूट्रिशन में बात करते हैं। तो इन शॉर्ट हम सिंपल बोलेंगे न्यूट्रिशन क्या है? ये साइंस ऑफ फूड है। और उसके अलावा कहता है कि हम न्यूट्रिशन में ये बात भी करते हैं कि जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होंगे, यानी खाने के अंदर जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं जिनको हम न्यूट्रिएंट्स बोल सकते हैं, उनका बॉडी में एक्शन क्या होगा, किस तरह से बॉडी में वो काम करेंगे। जैसे कहता है कि इंजेशन क्या हो गया कि इनटेक ऑफ फूड, जब हम खाना ले रहे हैं उसी प्रोसेस को इंजेशन बोलते हैं। डाइजेशन हो गया, जो हमने वो खाना लिया है उसकी जो ब्रेक डाउन हो रही है, क्योंकि जो हमने खाना लिया है वो कम्प्लेक्स है, अब उसकी बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होगी तो वो चाहे फिजिकल ब्रेक डाउन हो, केमिकल हो, तो वो डाइजेशन हो गया। उसके अलावा एब्जॉर्प्शन, यानी जो हमने खाना लिया जब उसकी डाइजेशन हो चुकी है तो अब वो बिल्कुल सिंपल मॉलिक्यूल में टूटेगा जो कि ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो सकता है। तो ब्लड में उसकी एब्जॉर्प्शन होगी और देन मेटाबॉलिज्म होगा, बॉडी के अंदर डिफरेंट जो है पाथवेज चलेंगी और जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा? बॉडी से उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। प्रोसेस को बोलेंगे एक्सक्रीशन। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो कहता है न्यूट्रिएंट्स क्या हो गया? दे आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन फूड, के खाने के अंदर जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट हैं दैट मस्ट बी सप्लाइड टू द बॉडी इन सूटेबल अमाउंट्स, के बॉडी को सूटेबल अमाउंट में जो चीज़ें चाहिए वो न्यूट्रिएंट्स हैं। यानी न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? खाने के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। जो हमने फूड लिया उसके अंदर जो सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारी बॉडी को क्या चाहिए, बॉडी की जो प्रॉपर फंक्शनिंग है उसके लिए सूटेबल अमाउंट्स में हमें वो चीज़ें चाहिए, जिसमें हम बात करते हैं किसकी? कि कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की, फैट्स की, मिनरल्स की, विटामिन्स की, वाटर और फाइबर। ये सब चीज़ें जो है ये न्यूट्रिएंट्स के अंदर आ जाएंगी। यानी न्यूट्रिएंट्स वो चीज़ें हैं जो हम खाने से के थ्रू जो है फूड के थ्रू लेते हैं और हमारी बॉडी को एडिक्वेट अमाउंट में ये चीज़ें चाहिए होती हैं। और इसमें कहता है कि वी नीड अ वाइड रेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू कीप अवर सेल्फ हेल्दी, कि हमें डिफरेंट तरह के वाइड रेंज है न्यूट्रिएंट्स की। सभी न्यूट्रिएंट्स जो है, जैसे हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं तो बैलेंस डाइट में जितने भी ये कंपोनेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट से लेकर के फाइबर, विटामिन, मिनरल्स, वाटर तक, ये सभी एडिक्वेट अमाउंट में प्रेजेंट होने चाहिए। उसके बाद कहता है कि मोस्ट फूड कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। जब हम खाना खाते हैं तो कहता है कि कुछ खाना जो हम खा रहे हैं उसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो सकते हैं। जैसे कि कहता है कि मिल्क की अगर हम बात करें तो मिल्क में प्रोटीन्स होती हैं, इसके अलावा फैट्स होंगे। जैसे यहाँ पर जो है न्यूट्रिएंट्स जो है उसको हम दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक को बोलेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरे को हम बोलेंगे क्या? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है ये दो तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं न्यूट्रिएंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायर्ड क्वांटिटी, कि हमें कितनी क्वांटिटी चाहिए रोज़ाना। जैसे मान लो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी क्वांटिटी हमें कम अमाउंट में चाहिए, तो अगर जिनकी क्वांटिटी हमें कम अमाउंट में चाहिए उनको हम बोलेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो का मतलब ही होता है स्मॉल, और जिनकी क्वांटिटी हमें थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में चाहिए उनको हम क्या बोलेंगे? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। यानी कि मैक्रो का मतलब लार्ज होता है, तो जो हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए। यहाँ पर जैसे ये एक टेबल भी है जो यहाँ पर जो है वो शो कर रहा है न्यूट्रिएंट्स को, कि न्यूट्रिएंट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो हमने कहा था कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, जिसमें फाइबर्स की, विटामिन्स, वाटर की बात की थी, मिनरल्स में आयोडीन, आयरन, कैल्शियम, ये चीज़ें आ जाती हैं।
जैसे आपने पढ़ा भी है कि बॉडी में इन सभी चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे जो हम बात करते हैं कि अगर आयरन की कमी है तो एनीमिया हो जाएगा, आयोडीन की कमी है, गोइटर वगैरह, कैल्शियम की अगर कमी हो तो बोन्स और टीथ जो है वो जो है कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसी तरह से हर एक जो है एडिक्वेट अमाउंट में हमें चाहिए होता है। तो ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं इनमें मेनली हम अगर बात करें तो हमारे पास मिनरल्स वगैरह इनकी हम बात करते हैं, ये हमें कम अमाउंट में चाहिए। जबकि अगर हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट वगैरह, वाटर और इन बाकी चीज़ों की बात करें तो ये हमें लार्ज अमाउंट में जो है वो बॉडी को चाहिए होते हैं। आगे जो है ये बैलेंस डाइट का थोड़ा कंसेप्ट आ जाता है। जैसे हम ऑलरेडी भी बात अभी कर चुके हैं कि बैलेंस डाइट जो है वो क्या है, जिसमें हमने कहा था कि एडिक्वेट और करेक्ट प्रोपोर्शन में, एडिक्वेट अमाउंट में भी और करेक्ट प्रोपोर्शन में जितनी भी ये रिक्वायरमेंट हैं, जिसमें हमने जैसे अभी बात की कि चाहे वो प्रोटीन्स हों, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, ये सब चीज़ें जो है हमारी डाइट में प्रेजेंट होनी चाहिए। तो उसी डाइट को हम क्या बोलेंगे, ये बैलेंस्ड डाइट है, क्योंकि डाइट में ये सभी चीज़ें होना ज़रूरी है हमारे लिए। उसके अलावा कहता है कि बैलेंस डाइट क्या करेगी, इट हेल्प टू प्रमोट एंड प्रिजर्व गुड हेल्थ। ठीक है, उसके अलावा ये क्या करेगी, इट विल प्रोवाइड सेफ्टी मार्जिन और रिजर्व ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्योंकि हम मान लो कि अगर कुछ टाइम तक खाना नहीं खाते हैं तो हमारी बॉडी जो है उसमें कहता है कि रिज़र्व रहेंगे ये न्यूट्रिएंट्स। क्योंकि बॉडी के अंदर जब खाना जाता है तो जैसे हम अगर ले रहे हैं, मान लो हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो बॉडी में जितना चाहिए वो तो एनर्जी लेगी, बाकी को वो क्या करती है कि ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करके रख देती है बाद में जब ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर एक और यहाँ पर चीज़ आती है आरडीए, दैट इज़ रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, कि कितना रेकमेंड है तो वो जो है इक्वल है किसके, रिक्वायरमेंट हमारी कितनी है प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जैसे अभी हमने बोला कि अगर शॉर्ट ड्यूरेशन तक हमें खाना नहीं मिल रहा है तो तब जो है क्योंकि बॉडी को एनर्जी चाहिए तो वो ताकि जो हमारा ऑलरेडी रिजर्व न्यूट्रिएंट्स हैं तो वहाँ से एनर्जी वगैरह जो है वो ले ले। तो जब हम आरडीए की बात करते हैं यानी जो रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है उसमें हमारी रिक्वायरमेंट तो आ जाएगी कि डेली रिक्वायरमेंट कितना है, प्लस हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी की भी बात करते हैं। ये भी आप जो है ध्यान रखें। ये जो है ये मटेरियल पूरा जो है ये एनसीईआरटी से लिया गया है। तो उसके बाद कहता है कि बैलेंस डाइट में हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, 60 से 70% कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, आप याद रखेंगे सबसे ज़्यादा। उसके बाद 10 से 15% तक प्रोटीन्स और 18 से 25% तक फैट्स होने चाहिए। उसके अलावा एडिक्वेट अमाउंट ऑफ विटामिन, मिनरल्स, वाटर, रफेज या फाइबर्स वो चीज़ें होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो है 5 बेसिक फूड ग्रुप्स हैं जिसको जो है ICMR दैट इज़ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च उन्होंने जो है सजेस्ट किया है। जिस 5 ग्रुप्स हैं और ये 5 ग्रुप्स कौन से हैं, तो सबसे पहले आ जाते हैं सीरियल्स, ग्रेन्स और प्रोडक्ट्स। अब इसमें जैसे सिंपल जो है चावल हो गया या मक्की हो गया, ये वाली चीज़ें जो है ग्रेन्स वगैरह सीरियल्स आ जाएंगे। और दूसरी तरफ इनमें क्या मेन न्यूट्रिएंट्स हैं वो यहाँ पर आप जो है देख सकते हो कि इसमें एनर्जी यानी कार्बोहाइड्रेट होगी, प्रोटीन्स होंगे, उसके अलावा इनविजिबल फैट, विटामिन, जैसे ये विटामिन्स का भी दिया है कौन कौन से हैं ये आप एक बार देख लें। सेकंड कैटेगरी में पल्सेस और लेग्यूम्स आ जाते हैं, दालें वगैरह। उसके अलावा थर्ड कैटेगरी में मिल्क और जो मीट प्रोडक्ट है वो आ जाते हैं। और उसके बाद फोर्थ कैटेगरी अगर हम देखें तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आ जाएंगे, फ्रूट वेजिटेबल अलग से थोड़ा दिया है। और उसके बाद फिफ्थ और लास्ट कैटेगरी में फैट्स और शुगर्स आ जानी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सभी जो है हमारी डाइट में होने चाहिए। बट इसमें यह है कि जैसे फैट्स, शुगर हो गया, ये एज़ कम्पेयर टू अदर्स थोड़ा कम अमाउंट में होने चाहिए। तो यहाँ पर उसके लिए गाइडलाइन है बेसिक फूड ग्रुप्स की, जैसे कि इंक्लूड एटलीस्ट 1 और मिनिमम नंबर ऑफ सर्विंग फ्रॉम ईच ग्रुप, के हर एक ग्रुप में से एक कम से कम जो है हमारे पास सर्विंग होनी चाहिए। यानी जितने भी ये 5 ग्रुप हमने पढ़ा, जब हम खाना खा रहे हैं तो इनमें से हर एक में से एक जो है हमारे जो है डाइट में होना चाहिए। उसके अलावा ये कुछ और भी चीज़ें यहाँ पर हैं, ये इसको आप एक बार थोड़ा देख लेते हैं, देख लेना, उतना है नहीं। बट ये आप याद रखें कि सीरियल्स की अगर हम बात करें, जो हमने ग्रेन्स की बात की थी, कहता है कि शुड नॉट सप्लाई मोर देन 70% ऑफ टोटल कैलोरीज। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे कि जो हमारी डाइट है उसमें सीरियल्स की अगर हम बात करें, जैसे हमने बात की थी जैसे कि चावल हो गया, फुलके वगैरह, तो वो 75% से ज़्यादा कैलोरीज जो हम ले रहे हैं उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और कार्बोहाइड्रेट्स का कह रहा है कि 5 से नहीं, और फैट्स की बात कर रहा है कि 15% जो है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये प्रोपोर्शन भी यहाँ पर दिया है कि सीरियल और पल्सेस का जो यानी चावल वगैरह या दाल हम साथ में ले रहे हैं उसका जो प्रोपोर्शन है वो 4:1 या 5:1 होना चाहिए। ये आप जो है देख लें, स्पेशली ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट था।
उसके बाद यहाँ पर जो है फूड पिरामिड जो है क्या है कि यहाँ पर हम एक रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि कितनी जो है नंबर ऑफ़ सर्विंग्स जो है वो हमें जो है रोज़ाना जो बेसिक फूड अभी हमने बात की वहाँ से चाहिए। हालांकि उसको अभी जो है थोड़ा चेंज भी कर दिया गया है, ये आप यहाँ से थोड़ा देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो है पिरामिड का दिया है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो सीरियल्स हैं या ब्रेड राइस चपातीज़ वगैरह है, तो उसकी कहता है कि 6 से 11 सर्विंग्स जो है होंगी। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो सर्विंग कम होंगी। उसके बाद जैसे वेजिटेबल फ्रूट तो उसकी सर्विंग 6 से 5 यानी उससे कम होंगी सीरियल से। देन यहाँ आएंगे तो यहाँ पर जो है मीट पोल्ट्री या पल्सीज़ वगैरह की हम बात करेंगे तो उसकी सर्विंग 2 से 3 कह रहा है, जो कि इससे थोड़ा कम है। और सबसे कम हमारे खाने में क्या होना चाहिए, फैट ऑयल और शुगर्स, जो कि कहता है कि यूज़ वेरी लिटल। तो ये यहाँ पर दिया है। और दूसरी तरफ दिया है कि ये क्या इनका जो है एनर्जी यानी कि बेनिफिट वगैरह, तो वो आप एक बार थोड़ा देख लें। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर हम कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें, एक्चुअली कैलोरीफिक वैल्यू होता है कि जब हम कोई भी चीज़ जब उसका कंबशन होगा तो वो कितनी एनर्जी जो है वो रिलीज़ करेगा, उसी को हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। तो दो तरह से कैलोरीफिक वैल्यू जो है उसको देखा जाता है। एक तो ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू कहता है कि ये है कि हीट एनर्जी जो कि रिलीज़ होगी जब 1 ग्राम जो खाना है उसकी कंबशन होगी पूरी तरह से। बट ये हम कहाँ पर करते हैं, बॉम्ब कैलोरीमीटर। ये कैलोरीमीटर जो है एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम मेयर करते हैं कि कितना कैलोरीज होगी। दूसरा हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू। फिजियोलॉजिकल यानी हम अपनी बॉडी की बात करते हैं कि बॉडी के अंदर जब वो खाना जो है, मान लो 1 ग्राम हमने खाना लिया, जब उस पूरे खाने की कंबशन हो चुकी है तो बॉडी के अंदर कितना हीट या एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी उससे, तो उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू। तो मेनली हम जो है फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू की ही बात करेंगे, तो वो आप याद रखें कि कितनी है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है उसकी है 4, उसके अलावा प्रोटीन की देखें तो वो भी 4 है, और फैट्स की 9 है। ऐसे अगर हम ग्रॉस देखें तो ये प्रोटीन की 5.65 होती है, बट यहाँ पर हम बात करेंगे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की 4 होती है फिजियोलॉजिकल, और फैट्स की जो है वो 9 है। तो ये जो है यहाँ पर भी वही दिया गया है, तो ये आप जो है याद रखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सॉरी। नेक्स्ट जो है हेल्थ आ जाता है। तो कहता है कि WHO ने हेल्थ को डिफ़ाइन किया है क्या, कि स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल इमोशनल एंड सोशल वेलबींग, यानी बंदा जो है पूरी तरह से फिट हो, इमोशनली भी जो है फिज़िकली भी, और उसके अलावा सोशली भी, तीनों तरह से। और इसमें हम ये यानी कि अगर किसी को मान लो कोई बीमारी वगैरह नहीं है तो हम उसको हेल्दी नहीं बोलेंगे। हेल्दी के लिए चाहे बीमारी ना भी हो, बट बंदा तीनों तरह से फिज़िकली इमोशनली सोशली तीनों तरह से जो है वो क्या होना चाहिए कि फ़िट होना चाहिए। और हेल्थ को इन्फ्लुएंस क्या करता है, जेनेटिक्स, इन्वायरमेंट, इन चीज़ों का जो है वो इफ़ेक्ट होता है। क्योंकि बहुत सारी डिजीज़ हैं, जैसे हम कहते हैं जेनेटिक्स जो है जेनेटिक होती हैं, हेरिडिटरी हैं, जो फादर्स या आप कह लीजिए पेरेंट्स से जो जीन्स हमारे पास आए हैं, वो जीन्स जो है बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, जिसमें कुछ जीन्स जो है वो कंट्रोल करते हैं डिजीज़ के लिए ससेप्टिबिलिटी भी। तो मान लो हमारे पास ऑलरेडी कुछ ऐसे जीन्स हो सकते हैं जो कुछ बीमारियों से लड़ने में हेल्प करते हैं, तो इसलिए जेनेटिक्स जो है वो भी हेल्थ को काफ़ी हद तक जो है वो जो है इन्फ्लुएंस करता है। उसके अलावा इन्वायरमेंट का तो हमें पता ही है कि बहुत सारा इन्फ्लुएंस होता है, जिसमें आप पोल्यूशन वगैरह की भी बातें कर सकते हैं। हमारा लाइफस्टाइल चॉइसेस, हमारी डाइट कैसी है, एक्सरसाइज करते हैं नहीं करते हैं, स्लीप जो है, स्ट्रेस, ये सब चीज़ें हमारी हेल्थ को इन्फ्लुएंस करती हैं। अब मेंटल हेल्थ भी इसी में आ जाता है। मेंटल हेल्थ क्या हो गया कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल वेलबींग हमारा, तो वो भी जैसे हमने ऊपर कहा था कि जब हम हेल्थ की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर इमोशनल जो वेलबींग है उसकी भी जो है वो बात करते हैं। क्योंकि यहाँ पर कहता है कि मेंटल हेल्थ की जब हम बात करें तो इंडिविजुअल कहता है शुड बी एबल टू यूज़ हिज हर कोग्निटिव और इमोशनल एबिलिटीज़ को यूज़ कर सकता हो। कोग्निटिव क्या है, तो ये हम ऑलरेडी भी अपने पिछले लेक्चर्स में बात कर चुके हैं कि जैसे हमने कहा था थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद कहता है कि इन अदर वर्ड्स एब्सेंस ऑफ अ रिकॉग्नाइज मेंटल डिसऑर्डर इज़ नॉट, जैसे हमने ऊपर बात की थी कि अगर किसी को मान लो कोई बीमारी नहीं है तो ज़रूरी नहीं है वो हेल्दी हो। वही बात यहाँ पर की गई है कि अगर किसी को कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी मेंटल हेल्थ जो है वो क्या हो, अच्छी हो। तो यहाँ पर वही हमने की कि हम हेल्थ को 3 तरह से देख रहे थे, फिजिकल, मेंटल और सोशल। फिजिकल हेल्थ अगर अच्छी है तो मतलब क्या है कि एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फंक्शन इफेक्टिवली, बॉडी जो है वो इफेक्टिवली काम करेगी और जो इलनेस है उसको भी रेजिस्ट करेगी। मेंटल हेल्थ में हम इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सोशल वेलबींग की बात करते हैं, ऊपर ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और सोशल हेल्थ में हम बात करेंगे कि जो इंडिविजुअल है वो क्या कर सकता है कि उसके पास एबिलिटी है कि वो बना सकता है और मेंटेन कर सकता है हेल्दी रिलेशनशिप्स को।
उसके बाद फिटनेस क्या हो गया? फिटनेस कहता है इसको हम दो तरह से जो है वो जो है बता सकते हैं। एक तो जनरल फिटनेस की टर्म्स में और दूसरा कहता है कि स्पेसिफिक फिटनेस के टर्म में। अब जनरल फिटनेस क्या हो गया? कहता है कि स्टेट ऑफ हेल्थ और वेलबींग, जो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। और स्पेसिफिक कहता है कि टास्क ओरिएंटेड, यानी कि अगर आप कोई स्पेसिफिक टास्क कर रहे हो तब आपकी फ़िटनेस कैसी होगी। जैसे मान लो कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो, या फिर आप मान लो कि आप रनिंग की बात कर सकते हो कि रनिंग के टाइम जो है आप कितना रन कर सकते हो, तो वो स्पेसिफिक फिटनेस की हम बात कर रहे हैं। जबकि अगर हम जनरल बात करें तो हम जनरल बात कर रहे होते हैं हेल्थ की। तो कहता है कि फिजिकल फिटनेस क्या हो गया? कैपेसिटी ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स, लंग्स एंड मसल टू फंक्शन एट ऑप्टिमल एफिशिएंसी। के ऑप्टिमल एफिशिएंसी पे कितना का कहता है कि पहले तो हम फिटनेस को इस तरह से डिफाइन कर सकते थे कि जो बॉडी की कैपेसिटी है वो जो डेज़ की एक्टिविटीज़ हैं, यानी बिना थके आप रोज़ाना जो काम करते हो उसको कितना कर सकते हो, आपके अंदर वो जो कैपेसिटी है उसको हम फिटनेस बोलते थे। बट कहता है प्रेजेंट जो कंटेक्स्ट है उसमें हम जो है बात करते हैं ऑप्टिमल एफिशिएंसी की, कि ऑप्टिमम एफिशिएंसी कितनी है। क्योंकि जब हम काम करें, जैसे यहाँ पर हमने कहा कि हमारा जो हार्ट है, ब्लड वेसल्स, लंग्स, मसल्स, ये ऑप्टिमम एफिशिएंसी इनकी कितनी है काम करने की। जैसे मान लो हम कोई भी अगर काम करते हैं या एक्सरसाइज भी करेंगे या कुछ भी, तो हमारी जो ये आर्गन्स हैं इनका जो है काफ़ी ज़्यादा रोल वहाँ पर रहता है। क्योंकि हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करेगा, लंग्स जो है जब हम सांस लेंगे तो जो ब्रीदिंग है वो भी उस वक्त ज़्यादा चाहिए क्योंकि आपको ऑक्सीजन, मसल्स का जो है वो फंक्शन करेंगे, काम करेंगे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। अब कहते हैं इसीलिए हम फिजिकल फिटनेस को अब डिफाइन कैसे करते हैं कि बॉडीज़ एबिलिटी टू फंक्शन एफिशिएंटली, कि बॉडी की जो फंक्शन है वो यानी बॉडी की जो एबिलिटी है अच्छी तरह से एफिशिएंटली काम करने की और इफेक्टिवली काम करने की, उसको हम अभी क्या बोल रहे हैं? फिजिकल फिटनेस। तो फिज़िकल जो फिटनेस है यहाँ पर उसको 5 कैटेगरीज़ में जो है डिवाइड भी किया है। एरोबिक, मस्कुलर, एरोबिक यानी जो है जैसे हम जहाँ पर काफ़ी आपको ऑक्सीजन, जैसे रनिंग वगैरह हो गया तो वो एरोबिक के अंदर आ जाएगा। मस्कुलर स्ट्रेंथ कितनी है, मस्कुलर एंड्योरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी और बॉडी का कंपोजिशन, ये चीज़ें हैं। इसमें जो है उतना ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ कंपोनेंट्स हैं, इनको आप जो है एक बार ऐसे देख लें। कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस क्या है, जैसे हम ऊपर भी बात कर चुके हैं। कार्डियो टर्म जो है ये हार्ट के साथ एसोसिएटेड है। तो रिस्पिरेटरी जब हम बात करें, मतलब लंग्स की बात हो रही होगी, तो वही है कि एबिलिटी ऑफ हार्ट और लंग्स कि वो कितनी ऑक्सीजन, क्योंकि जब हम कोई भी एक्टिविटी अगर ज़्यादा कर रहे हैं तो हमें बॉडी को उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो ये हार्ट और लंग्स की कहता है कि एबिलिटी है कि ऑक्सीजन जो है वो फिजिकल एक्टिविटी के टाइम जो है वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं कितना। उसके बाद मस्कुलर स्ट्रेंथ जो है कि मसल्स की जो एक्सर्शन पावर है, एक्सर्शन फोर्स है, उसकी बात की गई है। ऐसे मस्कुलर इंड्योरेंस क्या हो गया कि एबिलिटी ऑफ मसल टू सस्टेन एफर्ट ओवर टाइम, के यहाँ पर कितने टाइम तक, यानी इंड्योरेंस हम जब टर्म यूज़ करें तो हम टाइमिंग की बात करें, कितने टाइम तक जो है मसल्स की एबिलिटी है कि सस्टेन किया जा सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे मोशन की बात करेंगे, जॉइंट्स हमारे जो है उनमें जो मोशन है कितना रेंज है, क्या है। तो ये एक बार जो है आप इन टर्म्स को ऐसे थोड़ा देख सकते हैं। उसके बाद लास्ट में हमारे पास ये कुछ डिसऑर्डर्स हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स। वन इज़ एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड अदर वन इज़ ब्यूलीमिया। तो इसको भी आप जो है एक बार देख सकते हैं कि ये क्या हो गया। कहता है कि दिस डिसऑर्डर इज टाइड टू बॉडी इमेज डिस्टॉर्शन एंड इज़ कॉमनली सीन इन एडोलेसेंस। यानी हमारी जो ईटिंग है, ईटिंग मान लो कि बंदा बिना देखे ऐसे, क्योंकि अभी स्पेशली कहता है एडोलेसेंस में क्या होता है, कुछ भी बंदा खाते जा रहा है, उसकी वजह से जो बॉडी इमेज है वो बंदे की थोड़ा सा यानी मान लो कि डिस्टॉर्शन, थोड़ा डिस्टार्ट हो जाती है बॉडी इमेज, उसमें चेंज आ जाता है। जैसे ज़्यादा बंदा जो है थोड़ा फैटिश वगैरह जो है वो हो गया, जिसकी वजह से बंदा जो है सेल्फ आइडेंटिटी के साथ जो है वो कहता है कि स्ट्रगल करता है, क्योंकि बॉडी की जैसे मान लो कि बॉडी इमेज प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि ज़्यादा खाने से यूजुअली वेट वगैरह क्योंकि ज़्यादा हो जाता है। तो वो वाली चीज़ें जो है यहाँ पर आ जाती हैं। उसके अलावा ब्यूलीमिया कहता है कि इट ऑफन बिगिनस इन, ये लेट एडोलेसेंस में आएगा। जैसे यहाँ पर हमने देखा था ये एडोलेसेंस वाली जो एज है, टीनेजर्स में हमें देखने को मिलता है। और ये कहता है कि लेट एडोलेसेंस में आफ्टर सीरीज़ ऑफ अनसक्सेसफुल वेट रिडक्शन डाइट्स, अब मान लो उसने डाइट ली वेट रिड्यूस करने के लिए बट अनसक्सेसफुल रहा, तो उसके बाद जो है ये वाली कंडीशन आ जाती है, जहाँ पर कहता है कि जो टीन है वो इंडल्ज हो जाता है किसमें, कि ओवर ईटिंग में। और एंड इंड्यूसेस पर्जेस बाय वोमिटिंग या ये लैक्सेटिव, ये वाली चीज़ें। तो ये कहता है फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है, तो इनको आप थोड़ा सा देख लें। यहाँ पर जो है इस लेक्चर में इतना ही। बाकी इसमें जो है हम अगर कुछ और चीज़ें होंगी तो MCQs के थ्रू जो है वो चीज़ें कवर कर लेंगे।